भारत ने क्यों पाकिस्तान के लिए नोट छापे थे, कारण जानकर उड़ जाएंगे होश। इस चाइनीज हैकर ने उड़ा दी थी अमेरिका की रातों की नींद। आज भी यूएस इससे थर थर कांपता है। ताजमहल को जल्द ही तोड़ना पड़ सकता है। क्या इसके पीछे छुपी है कोई गहरी साजिश? जिस जगह अभी ताजमहल बना हुआ है, दावा किया जा रहा है कि वहाँ पहले शिव का मंदिर हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने तुड़वा कर ताजमहल बनवा दिया। तो क्या अब जल्द ही ताजमहल को तोड़ दिया जाएगा और उसका भी वही हाल होगा जो बाबरी मस्जिद का हुआ? वैसे 2018 में पहले ही सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल और यूपी स्टेट गवर्नमेंट से कह चुका है कि या तो ताजमहल की अच्छे से देखरेख करें, नहीं तो इसे बंद कर दे या गिरा दे। ताजमहल को तुड़वाने के पीछे 3 रीजन बताए जा रहे हैं। नंबर 1 पॉल्यूशन, नंबर 2 रिलीजन, नंबर 3 ताजमहल की लोकेशन। सफेद रंग का ताज पहले पीला हो रहा था, लेकिन अब पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये भूरा और हरा होने लगा है। पिछले 10 सालों में ताज का हाल बद से बदतर हो गया है। आगरा की फैक्ट्रियों और पास की तेल रिफाइनरी और गाड़ियों के कारण सफेद संगमर से बनी इमारत साल दर साल पीली पड़ती जा रही है। लेकिन अब यमुना नदी में पनप रहे बैक्टीरिया ताजमहल की संगमरमर में बड़े पैमाने पर घुस रहे हैं और हरे काले रंग के अवशेष छोड़ रहे हैं, जिससे अब ताजमहल हरा भी हो रहा है। ताजमहल का दूसरा संकट धर्म का है। यमुना किनारे जिस जगह ताजमहल बना है, वहाँ साल 2012 में राजा परमर्दी देव ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जिसे तेजो महालय कहा जाता था। और हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है, जहाँ प्राचीन शिवलिंग होने का दावा किया गया है। ताजमहल की दीवारों की नक्काशी में धतूरे का फूल और ओम बने होने का दावा किया जा रहा है। पीएन ओक ने ताजमहल पर लिखी किताब द ट्रू हिस्ट्री में यह साबित करने की कोशिश की है कि शाहजहां ने तेजोमय महल नाम के एक शिव मंदिर पर कब्जा करके उसे ताजमहल का नाम दिया था। कई हिंदूवादी संगठन ताजमहल को शिव मंदिर साबित करने पर अड़े हुए हैं। ताजमहल को तोड़ने की तीसरी वजह उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ताजमहल धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है, क्योंकि ताजमहल की नींव को बनाने में लकड़ों का इस्तेमाल किया गया था और इसे यमुना के किनारे इसलिए बनाया गया था क्योंकि इस नींव को मजबूत बने रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाल ही में यमुना नदी में पानी का लेवल कम हो गया है, जिस वजह से ताज की फाउंडेशन खतरे में पड़ गई है। यू पिंगान नाम के इस हैकर ने जो किया, उसने यूएस गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया। दरअसल 2015 में इस चाइनीज हैकर ने उन सभी लोगों का डेटा हैक कर लिया जिन्होंने पिछले 50 सालों में यूएस गवर्नमेंट के लिए काम किया था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये सब इसने सी जिनपिंग के कहने पर किया, जो चीन के प्रेसिडेंट है। इस हैकर ने यूएस के 215 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डेटा हैक कर लिया। अमेरिका के होश तो जब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि उसके पास सभी खुफिया अंडरकवर एजेंट्स, सीआई और एफबीआई का भी डेटा है। यू पिंगान ने ये डेटा पूरा सी जिनपिंग को दे दिया और इतना बड़ा हैक करने के बाद भी 2 सालों तक यूएस गवर्नमेंट के हाथों नहीं आया। लेकिन आखिरकार 2017 में इसे पकड़ ही लिया गया और जेल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद अमेरिका ने खुद माना कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हर चीज का बंटवारा हो गया, लेकिन आजादी के बाद भी पाकिस्तान के लिए भारत ही नोट छापता था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान खुद का सेंट्रल बैंक नहीं था। इसलिए भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी कुछ समय तक आरबीआई ही दोनों देशों के सेंट्रल बैंक के तौर पर काम करता था। उस वक्त दोनों देशों के लिए नोटों की छपाई नासिक रोड के सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में होती थी। पाकिस्तान के लिए छपने वाले इन नोटों पर भारत के ही बैंकिंग अधिकारियों के सिग्नेचर होते थे और इन नोटों में गांधी जी की जगह किंग जॉर्ज की फोटो होती थी। लेकिन 1 साल बाद 1948 में पाकिस्तान खुद का बैंक ऑफ पाकिस्तान खुल गया और वो अपने लिए खुद ही नोट छापने लगा। लेकिन पाकिस्तान आज भी इसके लिए भारत का दिल से शुक्रिया करता है और अपने ऊपर भारत का एहसान मानता है, क्योंकि बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट में साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान ने आरबीआई की सेवाओं को भली भांति स्वीकार किया है और तहे दिल से माना है। अमरनाथ हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसके बावजूद इसके आसपास कोई हिंदू घर नहीं है और इस मंदिर की देखभाल आसपास रहने वाले मुस्लिम परिवार ही करते हैं। हर साल लाखों की संख्या में हिंदू अमरनाथ की यात्रा करने आते हैं, लेकिन हिंदुओं की इस पवित्र यात्रा के पीछे मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि करीब 167 साल पहले एक मुसलमान ने ही पहली बार बाबा अमरनाथ की इस गुफा को ढूंढा था। करीब 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा के बारे में पहले किसी को नहीं पता था। लेकिन एक दिन एक मुस्लिम चरवाहा बूटा मलिक अपनी बकरियां चराते हुए यहाँ तक पहुँचा तो उसे अचानक इस गुफा के दर्शन हुए। चरवाहे ने ये बात गाँव वालों को बताई तो लोग दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे और तब से ही अमरनाथ गुफा से मुस्लिमों का रिश्ता जुड़ गया। अभी भी अमरनाथ यात्रा के लिए घोड़े चलाने वालों से लेकर दूसरी जरूरतों के लिए वहाँ के मुस्लिम लोग सालों से इस यात्रा में मदद करते हैं। सीबीएसई ने हाल ही में 11वीं और 12वीं क्लास के सिलेबस को बदल दिया है, लेकिन इस बदलाव के बाद हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि सीबीएसई ने मुगल से रिलेटेड सारा सिलेबस हटा दिया। लोगों का कहना है कि ये सब मुस्लिम धर्म को दबाने के लिए और हिंदू धर्म को ऊपर उठाने के लिए किया गया है, जबकि सीबीएसई का कहना है कि बच्चों के ऊपर से बोझ को कम करने के लिए सिलेबस को कम कर दिया गया है और मुगलों का इतिहास किताबों से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उनके बारे में सिर्फ
एक तरफा बातें लिखी गई है। किताबों में मुगलों के बारे में सिर्फ अच्छी बातें और उनके अच्छे काम लिखे गए हैं, लेकिन उनके बुरे कामों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसीलिए NCERT की किताबों से शाहजहां और औरंगजेब को महान बताने वाले चैप्टर को हटा दिया गया है। फिल्म की शूटिंग करने के लिए एक मोटी रकम रेलवे को देनी होती है। शूटिंग के टाइम ट्रेन के इंजन और 4 बोगियों की जरूरत हो तो रेलवे एक दिन के लिए 50 लाख रुपए चार्ज करता है। A1 कैटेगरी वाले स्टेशनों के लिए लाइसेंस फीस पर डे के हिसाब से 1 लाख रुपए फिक्स की जाती है। B1 और B2 कैटेगरी वाले स्टेशनों के लिए 50,000 रुपए पर डे देने होते हैं। और तो और अगर शूटिंग बिजी सीजन के टाइम में की जा रही है तो उसके लिए 15% अधिक चार्ज देना पड़ता है। मूवी में अगर शूटिंग के लिए मालगाड़ी का यूज होता है तो कम से कम 200 किलोमीटर का चार्ज फिक्स होता है। अब चाहे डायरेक्टर उसे 500 मीटर ही क्यों ना चलाए, यानी कि मूवी मेकर को 4,26,000 पर डे रेलवे को देने होंगे। सबसे मजे की बात यह है कि शूटिंग के दौरान अगर ट्रेन को बीच में रोका जाता है तो उसके लिए भी मूवी मेकर को 900 रुपए प्रति घंटे का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। फीफा और UEFA ने रूस को सस्पेंड कर दिया है। रूस की फुटबॉल टीम या रूस के फुटबॉल क्लब्स वर्ल्ड और यूरोप लेवल के किसी भी कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएंगे। फीफा के नियमों की परवाह किए बगैर पोलैंड ने रिस्क लेते हुए फीफा के खिलाफ खड़े हो गए। चेक रिपब्लिक, स्वीडन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने भी रूस के खिलाफ खेलने से मना कर दिया। इसी दबाव के बाद फीफा और UEFA ने एक साथ मिलकर फैसला किया है कि सभी रशियन टीम्स, फिर चाहे वो नेशनल हो या क्लब्स टीम्स, अगले आदेश तक फीफा और UEFA कंपटीशन से सस्पेंड की जाती है। आपको बता दें कि ये सब हुआ है रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण। यानी अब साफ है कि अभी के हालात में रूस की फुटबॉल टीम कतर वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगी। रूस की यूक्रेन पर वार करने को लेकर दुनिया के कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और इसी लिस्ट में अब फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले देश भी शामिल हो गए हैं। रूस का यूक्रेन पर वार करना आपको सही लगता है? आप भी कमेंट करके बताएं कि आप किस देश को सपोर्ट करते हैं।